वो अकेली है, अनाथ है, इसीलिए सब उसके अनाथ होने का फायदा उठाना चाहते हैं और सिर्फ अपने मतलब से इसका यूज करना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ एक हमारा हीरो ही है जो बिना किसी शर्त और स्वार्थ के उससे बेइंतहा प्यार करता है और हर हाल में उसको एक्सेप्ट करने को तैयार है। मूवी की शुरुआत होती है और हम हमारे हीरो और हीरोइन को देखते हैं। हीरोइन जिसका नाम है रोजी और हीरो जिसका नाम है विलियम। और दोनों के बीच रोमांटिक सिचुएशन होती है और रोजी विलियम से कह रही होती है, हमारी शादी तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना, तो फिर ये सब कुछ क्यों? और विलियम इससे कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और रोजी इससे कहती है, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। और विलियम कहता है, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। और रोजी को किस करने लगता है। और अब कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है और आज रोजी का बर्थडे है और रोजी अपने बॉयफ्रेंड से कह रही होती है, आज मेरा बर्थडे है और आपने कहा था मेरे बर्थडे वाले दिन आप मेरे साथ रहेंगे। और इसका बॉयफ्रेंड कहता है, फालतू की बातें मत करो, मैं इस वक्त मीटिंग में हूँ और बहुत ज्यादा बिजी हूँ। और जून की जरूरी मीटिंग एक क्लब में चल रही है जहाँ पर ये अपने अय्याशी के काम में बिजी है। और इसकी और इसके दोस्तों की अय्याशी की आवाज रोजी ने अभी फोन पर बहुत अच्छे से सुन ली है और उसको अच्छे समझ में आ गया है कि ये कौन सी मीटिंग में बिजी है। और जून के धोखे और करतूत की वजह से अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और कह रही होती है, एक वक्त था जब मैंने सोचा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और हमारा साथ जीवन भर का है, लेकिन मैं गलत थी। और फिर तुरंत किसी और को फोन लगाती है और जिस इंसान को फोन लगाया है वो कोई और नहीं विलियम है। और ऐसे कह रही होती है, आपने मुझसे कहा था अगर मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करूंगी तो उसके बदले में आप मेरी हेल्प करेंगे जिससे मैं विदेश जाकर अपने मन की पढ़ाई कर सकूं। और विलियम इससे कहता है, तुमने इस बारे में अच्छे सोच लिया है ना? और रोजी कहती है, हाँ बिल्कुल। और विलियम कहता है, फिलहाल मैं चाइना में नहीं हूँ, हम दोनों 13 तारीख को मिलेंगे। और विलियम के फोन में जो वॉलपेपर लगा हुआ है और उसमें जो छोटी सी लड़की है ये कोई और नहीं बल्कि खुद रोजी है। और विलियम कह रहा होता है, 10 साल हो गए हैं और अब वक्त आ गया है कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। इस मूवी के ट्विस्ट एंड टर्न हमें मूवी के साथ आगे पता चलेंगे। और यार रोजी ने जून की जिंदगी से पूरी तरीके से बाहर जाने की तैयारी कर ली है। तभी सामने से जून आ जाता है और जून के घर में एंटर होते ही इसकी मिस्ट्रेस का ही फोन आ जाता है जो इसे अमीरों के संग अच्छे संबंध बनाने और कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के बहाने मालदीव घूमने के लिए ले जा रही है। और जो रोजी से कहता है, मेरा सामान पैक कर दो और साथ में मालदीव के लिए 2 टिकट बुक कर दो, मैं और लीजन मालदीव जा रहे हैं। और इसकी बात तो सुनकर रोजी कहती है, आखिर तुम्हारी बात का मतलब क्या है? और जून कहता है, लीजन का उसके पति से तलाक हो गया है और उसके अमीरों के संग अच्छे संबंध है जिसकी हेल्प से मुझे बहुत सारे कनेक्शन मिल सकते हैं और मेरा बिजनेस ग्रो कर सकता है। और इसकी बात सुनकर रोजी कहती है, अगर तुम्हें लीजन मिल गई है तो हम दोनों अपने रिश्ते को खत्म कर देते हैं। मगर जून को रोजी के इमोशन की कोई चिंता नहीं और रोजी को ऐसे बहलाता है जैसे रोजी कोई 5 साल की बच्ची है और इसे अपना कार्ड देने लगता है और कहता है, जाओ जो चाहिए वो खरीद लो। और जून का बेवर देखकर रोजी कहती है, मैं तुम्हारी रखेल नहीं हूँ। और अब जून अपनी औकात दिखा देता है और रोजी से कहने लगता है, इस रिश्ते को खत्म करना है या फिर नहीं, ये मेरे हाथ में है, मैं डिसाइड करूंगा। और रोजी कहती है, एक वक्त था जब तुम मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मुझे बहुत पैम्पर करते थे और तुम्हारे झूठे प्यार और दिखावे की वजह से मैंने अपनी जिंदगी के 4 साल बर्बाद कर दिए, लेकिन अब और नहीं। और अब रोजी कंपनी में होती है और रोजी जून की सेक्रेटरी है और लीजन के लिए कॉफी बनाते हुए ऑफिस के लोगों की गॉसिप सुन रही होती है जो लोग कह रहे होते हैं, 4 साल पहले मिस लीजन ने मिस्टर गुजून को छोड़कर मिस्टर फैंग से शादी कर ली थी, लेकिन डिवोर्स के बाद वापस से दोनों एक साथ हैं। यकीन नहीं होता कि मिस्टर गुजून आज तक मिस लीजन का इंतजार कर रहे थे। और इन सब चक्करों में बेचारी रोजी का हाथ जल जाता है और जून के ऑफिस में लीजन के लिए कॉफी लेके आती है और इन दोनों के याची को अपनी आंखों से देख रही होती है। और रोजी को देखकर लीजन मन में कहती है, तू एक अनाथ लड़की, तूने सोच भी कैसे लिया कि तू मेरी बराबरी कर सकती है या मेरी जगह ले सकती है? और जब रोजी इसे कॉफी देती है तो ये जानबूझकर रोजी से कहती है, हम दोनों घूमने के लिए मालदीव जा रहे हैं और कुछ जरूरी सामान है जो मैं लेना भूल गई हूँ, क्या तुम मेरे लिए खरीद सकती हो? और स्लिप के ऊपर कॉन्डोम के पैकेट के नाम लिखे थे। और खुद पर बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करते हुए रोजी कहती है, हाँ बिल्कुल। और लीजिन जून से कहती है, मुझे तुम्हारी सेक्रेटरी बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जब हम दोनों मालदीव जाएं तो ये हमें छोड़ने के लिए एयरपोर्ट आए। और जून कहता है, बिल्कुल। और अब रोजी ने बहुत बकवास सुन ली थी और अब पलटकर जवाब देती है और लीजिन से कहती है, मुझे नहीं पता कि आपको पता है या फिर नहीं, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, इन 4 सालों में जब आप नहीं थी तब से मिस्टर गोजुन की गर्लफ्रेंड मैं हूँ। सॉरी, मैंने बोलने में गलती कर दी, मैं गर्लफ्रेंड थी। और अब रोजी की बात सुनकर जून दौड़ते हुए करंट की तरह खड़ा हो जाता है और रोजी कहती है, आप दोनों को अपने हनीमून के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रोजी की बातें सुनकर इन दोनों निब्बा निब्बी के चेहरे उतर जाते हैं और अब जून अपनी सफाई देते हुए कह रहा होता है, इन 4 सालों में जब तुम नहीं थी तब वो मेरे सिर्फ एक टाइम पास थी, सिर्फ एक खिलौना, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
और अपनी सफाई देती हुई लीजन कहती है, 4 साल पहले मुझे मिस्टर फैंग से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था, वरना मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ती। और इसीलिए इन 4 सालों में जो कुछ ही हुआ उसके लिए मैं तुम्हें दोस्त नहीं दूंगी। लेकिन सच बताओ, तुम्हारे दिल में उसके लिए भावना तो नहीं है ना? और ये कहता है, बिल्कुल भी नहीं। और तुम जरा भी चिंता मत करो, वो सिर्फ एक अनाथ है, तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं है। और अब रोजी इन दोनों को एयरपोर्ट लेके जा रही होती है और लीजन की बकबक की वजह से रोजी का ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। और जून जल्दी से कार में से निकल के लीजन की केयर करता है और उसके बाद रोजी को कार में से निकालने की कोशिश करता है। और रोजी को वो पल याद आता है जब कॉलेज में रोजी के क्लासमेट रोजी को बहुत ही परेशान कर रहे थे और बुली करने वाली गैंग में लड़कियों की संख्या ही ज्यादा थी। और ये लड़की गू जून की सगी बहन है और ये लड़का लीजन का सगा भाई और ये लड़की लीजन की चचेरी बहन। और ये लोग रोजी को हार्म करने के लिए कोई भी हद पार करने को तैयार हैं। तब रोजी को बचाने के लिए जून ही इसका शिविर बन के आता है और रोजी को प्रोटेक्ट करते हुए इन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए इन लड़कियों के तबले ढंग से बजा देता है और इन सबको वार्न करता है, अगर आज के बाद किसी ने भी रोजी को परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। और फिर रोजी को पैम्पर करता है। और जैसा कि रोजी एक अनाथ है और ऐसे हालातों में जून इसके लिए भगवान से कम नहीं है। और अब जून रोजी को कार में से बाहर निकालता लेकिन इससे कहती है, पुलिस वालों को फोन कर दो, वो सबको संभाल लेंगे, हमें देर हो रही है। और ये भाई साहब लालच में इतने अंधे हो चुके हैं कि अब रोजी को इसी हाल में छोड़ के चले जाते हैं। और अब रोजी हॉस्पिटल में होती है और इसे डॉक्टर से पता चलता है कि ये पूरे 52 घंटों के बाद होश में आई है और इसकी बॉडी पर काफी सारी इंजरीज हैं। और इसे विलियम का फोन आता है और विलियम इससे कह रहा होता है, मैंने सुना है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और मैं काम की वजह से अभी कुछ दिन और चाइना वापस नहीं आ सकता, इसीलिए मैंने अपने सेक्रेटरी को पहले वहाँ भेज दिया है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए उसे बता देना। और रोजी इससे कहती है, थैंक यू सो मच, लेकिन आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे इतनी भी चोटें नहीं आई हैं। और विलियम कहता है, जैसा कि अब हम दोनों शादी करने वाले हैं तब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। और आज के बाद तुम्हें ड्राइविंग करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ड्राइवर लगवा दूंगा। और अब रोजी जून का घर छोड़कर जा रही होती है और जाते हुए उसे वो पल याद आते हैं जब जून पहली बार रोजी को इस घर में लेके आया था और इसे एहसास दिलाया था कि अब रोजी अनाथ नहीं है, इसके हर कदम पे जून इसके साथ खड़ा है। लेकिन अब खुद ही लालच में अंधे होकर इस बेचारी के अनाथ होने का मजाक उड़ा रहा है। और ये दोनों अपने याशी करके लौट आए हैं और कंपनी आकर इसको पता चलता है कि रोजी ने इस्तीफा दे दिया है। और ये बात सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन लीजन के सामने खुद पर थोड़ा कंट्रोल रखता है और घर आकर रोजी का रास्ता रोक लेता है और इसे कहने लगता है, उस दिन हमें फ्लाइट पकड़ने की जल्दी थी, इसीलिए मैं चला गया था, लेकिन मैंने पुलिस वालों को फोन कर दिया था और तुम 2-4 दिन रेस्ट करो, उसके बाद कंपनी वापस आ जाना। और रोजी कहती है, अब मैं कभी भी तुम्हारी कंपनी में कदम भी नहीं रखूंगी। लेकिन जून रोजी के संग बहुत ही जबरदस्ती करने लगता है और इसे कह रहा होता है, तुम्हें मेरे साथ तो चलना ही होगा। उस दिन एक्सीडेंट के बाद हम तुम्हें छोड़ के चले गए थे, इस बात का लीजन को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और अब मैं उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ और उस वक्त में तुम्हें वहां मौजूद रहना होगा। और इसकी बकवास सुनकर रोजी कहती है, तुम दोनों पागल हो क्या, तुम उसे प्रपोज करो, उससे शादी करो, उससे मुझे क्या मतलब, मैं वहां पर मौजूद क्यों रहूं। और जून कहता है, क्योंकि लीजन के सामने तुमने हमारे रिश्ते का खुलासा कर दिया है और मैं नहीं चाहता इस बात की वजह से उसके मन में जरा सी भी गलतफहमी रहे, इसीलिए मैं चाहता हूँ उस वक्त तुम हमारे साथ रहो। और वो जबरदस्ती रोजी को खींचकर लीजन के पास ले आता है और लीजन दिखावा करते हुए इससे इसका हालचाल पूछने लगती है। और रोजी इससे कहती है, आखिर तुम दोनों मुझसे चाहते क्या हो, मुझे इस तरह लेकर क्यों आए हो। और रोजी को और भी ज्यादा परेशान करने के लिए यहाँ पर इन दोनों ने अपने बहन भाइयों को भी बुला लिया है और इन तीनों को यहाँ पर देखकर डर के मारे रोजी के रूम पे खड़े हो जाते हैं और इसे वही भयानक मंजर याद आ जाता है। सिर्फ इसलिए कोई अनाथ है या फिर कोई गरीब है, उसके संग कोई कुछ भी कर सकता है। और ये महाघटिया इंसान रोजी से कह रहा होता है, मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा ही लाड़ प्यार दे दिया है, जिसकी वजह से तुम थोड़ी बिगड़ गई हो। और बहुत ही गर्व से लोगों से कहता है, ज्यादा परेशान मत करना, बस इतना परेशान करना कि आगे से कभी भी ये मेरी बात ना काटे। और रोजी को इन शैतानों के हवाले करके लीजन के साथ अंदर चला जाता है। और अब तो अंदर इन लोगों को खुली छूट मिल गई थी रोजी को परेशान करने के लिए और रोजी खुद को इन लोगों से बचाने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है और जल्दी से विलियम को फोन लगा देती है। और विलियम आज ही चाइना वापस आया है और रोजी का फोन पिकअप करता है और उसे कहने लगता है, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। और इसे फोन पर रोजी के दर्द की आवाज आ जाती है और ये बाइजर लड़कियां रोजी से इसका फोन छीन लेती हैं और कह रही होती हैं, तू पूरी सिटी में किसी को फोन लगा ले, तो जैसे अनाथ को बचाने वाला कोई भी नहीं है। और इन लोगों की सारी बातें विलियम ने फोन पर सुन ली हैं और रोजी खुद को बचाने के लिए एफर्ट कर रही होती है। और अब ये घटिया इंसान रोजी को खींचकर अपनी कार में ले जाता है और जून रोजी को देखने के लिए घर के बाहर आता है, लेकिन इसे रोजी दिखाई नहीं देती। तभी दो लड़कियां आकर कहने लगती हैं, ब्रदर उसे अपने साथ ले गए हैं, आप चिंता ना करें, बस उसे थोड़ा सा डराएंगे और उसके बाद वो कभी भी आपकी बात को इनकार करने की हिम्मत नहीं करेगी।
अरे भाई साहब, इन दोनों लड़कियों की बात पर भरोसा करके एकदम शांत रहते हैं और लीजन को प्रपोज करते हैं। और रोजी कार में से सब कुछ देख रही होती है और खुद को छोड़ने की भीख मांग रही होती है। मगर एक कमीना रोजी को एक बार में ले आता है, जहाँ पर तीन और कमीने पहले से ही मौजूद थे। और इन सबको रोजी के अनाथ होने का फायदा उठाना है। और रोजी खुद को बचाने के लिए इस आदमी की सर बोतल फोड़ देती है और कहने लगती है, अगर मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं तुम सबको जान से मार डालूंगी। और ये सब के सब रोजी को पकड़ के ऐसे गाली देते हुए जोर जोर से मारने लगते हैं। और अब यहाँ पर रोजी का पता लगाते हुए विलियम पहुंच चुका है और आते ही इस कमीने के मुंह में एक धर देता है। और ये खड़ा होकर जल्दी से विलियम को मारने वाला था, लेकिन विलियम फिर से इसमें एक धर देता है और कहने लगता है, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी औरत को छूने की। और ये तीनों के तीनों विलियम को पहचान लेते हैं और माफी मांगते हुए अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगते हैं। और ये आई विलियम की लाश और ये टूटी इसकी गर्दन और ये एक सिगरेट। और इससे कहता है, जाकर बता दो उन लोगों को ये मेरी है। और जो भी इसे छूने की हिम्मत करेगा, मतलब ये है उसका मन अपनी जिंदगी से भर गया है। और रोजी को अपने गोद में उठाकर ले जाता है और फिर रही सही कसर विलियम की आदमी पूरी कर देते हैं। इसको मार मार के इसका ढंग से बढ़ता बना देते हैं। और अब डॉक्टर विलियम को बताता है, इस बच्ची के शरीर पर पहले से काफी सारी चोटें हैं और ये फिजिकली बहुत ज्यादा वीक है। और विलियम को रोजी के लिए बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है और जैसे इसको टच करने वाला था, रोजी बुरी तरह चिल्लाकर घबराकर उठ जाती है और इसके सीने से चिपक जाती है। और विलियम इसको पेम्पर कर रहा होता है, शांत कर रहा होता है। तभी रोजी देखती कि विलियम है और जल्दी से दूर हट जाती है। और विलियम जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करता, तुरंत उसके हाथों में शादी के कॉन्ट्रैक्ट के पेपर दे देता है। और शादी के लिए विलियम की कंडीशन है कि विलियम के दादाजी के ध्यान से पहले ये दोनों शादी कर लें और विलियम की मर्जी के बिना डिवोर्स नहीं हो सकता और ऐसे एक बच्चा भी चाहिए। और जैसा कि हर जगह रूमर है कि विलियम एक गे है, रोजी अपने मन में कह रही होती है, सबको पता है कि मिस्टर विलियम एक गे हैं और शायद अपने वंश को चलाने के लिए मुझसे शादी कर रहे हैं। और इस सब काम के बदले विलियम इसको साल का 60 मिलियन देगा। और रोजी विलियम से कहती है, बहुत सारी लड़कियां हैं लेकिन इस काम के लिए आपने मुझे क्यों चुना। और कड़वे शब्दों में विलियम सीधा से कहता है, क्योंकि तुम एक अनाथ हो, जिसकी वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। और इसकी आदत सुनकर रोजी से कहती है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था मुझे विदेश जाकर पढ़ना है। और रोजी की बात सुनकर विलियम कहता है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम अच्छे से सोच लो और डिसाइड करके मेरे पास आ सकती हो, कोई जबरदस्ती नहीं है। और चलते चलते रोजी दीवार से टकराने वाली थी, तभी विलियम उसको बचा लेता है और उससे कहने लगता है, तुम्हारी नजरें वापस आ गई हैं, तो क्या उसके बाद भी तुम्हें दीवारों से टकराने का शौक है या फिर आदत। और विलियम की बातें सुनकर रोजी को सर भारीपन महसूस होता है और इसे पास की बातें याद आती हैं, जब रोजी देख नहीं सकती थी तब भी विलियम ने उसको ऐसे ही बचाया था। और विलियम से कह रही होती है कि हम पहले ही मिल चुके हैं, लेकिन विलियम इसे कोई जवाब नहीं देता। और रोजी मन में कहती है, मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ, कहाँ ये कहाँ मैं, हम दोनों एक दूसरे को कैसे जान सकते हैं। और अब रोजी अपने घर आती है और इसका पीछा करते हुए जून यहाँ पर आ गया था और आकर फिर से इसके साथ बदतमीजी करने लगता है। और इसे कह रहा होता है, आखिर तुम यहाँ किसके साथ आई हो। और रोजी से कहती, तुम्हें इससे क्या मतलब और तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला। और रोजी के ऊपर कोट देखकर से कहने लगता है, आखिर ये किसका कोट है, और जबरदस्ती कोट निकाल कर फेंक देता है। और रोजी से कहती है, मुझे परेशान करना बंद करो वरना पुलिस को बुला लूंगी। और ये नहीं मान रहा था तो इसमें चांटा लगा देती है। और अब एक कमीना रोजी से कहने लगता है, आज जो हुआ मुझे उसके लिए माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो इंसान तुम्हें कार में ले गया है और मैं उसकी भरपाई करने को तैयार हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और जून की बातें सुनकर रोजी कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर दुनिया का सबसे गंदा शब्द कौन सा है जो कहकर मैं तुम्हें बुलाऊं। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, ना मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी है और ना ही आज के तुम्हारी शक्ल देखनी है। और जून कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि वो विलियम तुमसे शादी करेगा। सब जानते हैं कि वो गे है। और रोजी कहती है, वो जैसा भी है तुमसे लाख करोड़ गुना बेहतर है, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर तुम्हारी तरह अच्छाई के नकाब नहीं ओढ़ रखे। और जून कहता है, चाहे जो भी हो वो तुमसे शादी नहीं करेगा। तुम शायद भूल गई हो कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, वो तुम जैसी लड़की को अपने घर पर नौकरानी भी नहीं रखेंगे। और रोजी से कहती है, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, चुपचाप चले जाओ इससे पहले कि मैं पुलिस को बुला लूं। और जून कहता है, अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन याद रखना कल सुबह तुम्हें काम पे वापस आना है। और रोजी कहती है, मैंने इस्तीफा दे दिया है। और जून कहता है, मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है और याद रखना अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम विदेश जाना चाहती हो पढ़ने के लिए, और फिर तुम्हारे मार्क्स चाहे जितने भी अच्छे हों इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रोजी कहती है, आखिर तुम्हें धमकी देने के अलावा आता ही क्या है, और मैंने वहां सीट अपनी मेहनत से हासिल की है, जिसे मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। और जून कहता है, ठीक है तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। और अब अपने हालातों से मजबूर होकर रोजी कंपनी आती है और इस कंपनी में ये चारों कमीने पहले से ही मौजूद हैं। और रोजी से कह रहा होता है, कल इत्तेफाक से विलियम ने तुम्हें बचा लिया तो तुम्हें सच में लगता है कि उसे तुम में इंटरेस्ट है। सबको पता है उसे मर्द पसंद है। और रोजी कहती है, तुम्हारी बदकिस्मती है, उसे मर्द पसंद है फिर भी तुम्हारा कोई चांस नहीं है क्योंकि तुम तो मर्द ही नहीं हो।
और रोजी की बात सुनकर ये बहुत ही गुस्से में खड़ा होता है। और अब साथ ही साथ यहाँ पर जून की बहन की भी एंट्री होती है, जो रोजी को धमकाते हुए उससे कह रही होती है मेरे भाई से दूर रहो। और ये सब के सब फिर से रोजी को बहुत ज्यादा परेशान करने लगते हैं और कॉलेज में रिकॉर्ड किया रोजी का वीडियो सबको दिखाने लगते हैं। लेकिन आज रोजी इन लोगों से नहीं डरती और ना ही दबती है, सीधे कांच का फ्लावर पॉट उठाकर लीजन के भाई के सर में फोड़ देती है। और अब जून भी यहाँ पर आ गया था और लीजन इससे कहने लगती है मेरा भाई तो यहाँ पर इससे माफी मांगने के लिए आया था, लेकिन देखो इसने अपने घमंड में क्या किया। और पुलिस को बुलाने की बोल रहे होते हैं और जून रोजी को माफी मांगने के लिए बोलने लगता है। और आज रोजी बहुत ही ज्यादा गुस्से से भरी हुई है और जून से कहने लगती है माफी बिल्कुल नहीं, और आज अगर मेरे जीवन का आखिरी दिन है तो मैं अपने साथ साथ इन सबको लेकर मरूंगी और साथ में तुम्हें भी। और अब जून रोजी को पुलिस में दे देता है और पुलिस वाला रोजी से कह रहा होता है तो अपनी जमानत के लिए किसको बुलाने वाली हो। और रोजी कहती है मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। और ये पुलिस वाला कहता है तो फिर तुम्हें रात भर यहाँ पर रहना होगा। और तभी इसे विलियम का फोन आ जाता है और पुलिस वाला इससे कहता है शायद तुम्हारे दोस्त का फोन है। और विलियम को इस वक्त नहीं पता कि रोजी कहाँ पर है और इससे कह रहा होता है आज रात एक बहुत बड़ी पार्टी है और मेरे दादाजी वहां पर आने वाले हैं, अगर तुम मेरे साथ वहां पर चलोगी तो उसके बदले में तुम मुझसे अपनी कोई भी एक बात मनवा सकती हो। और रोजी से बता देती है मैं इस वक्त थोड़ी प्रॉब्लम में हूँ, पुलिस स्टेशन में हूँ। और रोजी की पूरी बात सुने बिना विलियम फोन काट देता है और रोजी हट हो जाती है और पुलिस वाले से कहती है मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। और पुलिस वाला से कहता है शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। और रोजी पुलिस वालों को पहचान लेती है और 4 साल पहले जब इन लोगों ने रोजी को परेशान किया था तब यही पुलिस वाला था जब वहां पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए गया था। और अब अपने लोगों के साथ विलियम यहाँ पर आ चुका है और पुलिस वाले से उसको पता चलता है रोजी का पंगा जिन लोगों के साथ हुआ है 4 साल पहले भी उन लोगों ने रोजी को कितना ज्यादा परेशान किया था। और ये बात जानकर विलियम का खून खोलने लगता है और विलियम को देखकर रोजी को विश्वास नहीं होता कि इसे बचाने के लिए यहाँ पर आया है। और इसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक होती है और विलियम इसके पास आकर इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है चलो घर चले। और रोजी अपना सर झुकाते हुए विलियम को दिल से थैंक यू बोलती इसकी हेल्प करने के लिए। और विलियम रोजी से बेइंतहा प्यार करता है और इसकी बहुत ज्यादा परवाह है, लेकिन अभी अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। और अब ये दोनों पार्टी में अगर दादाजी से मिलते हैं और विलियम के साथ एक लड़की को देखकर दादाजी कहने लगते हैं तुमने औरतों के संग घुलना मिलना शुरू कर दिया है, दिख रहा है कि तुम सुधर रहे हो, विदेशी लोगों की तरह फालतू काम करना बंद कर दो और शादी करके अपना घर बसाओ। और दादाजी की बात सुनकर रोजी मन में कहती है वैसे दादाजी की चिंता अपनी जगह सही है, क्योंकि मिस्टर विलियम अपने खानदान के इकलौते वारिस हैं और अगर लड़कों के चक्कर में रहे तो उनके खानदान का नाश हो जाएगा। और विलियम इससे कहता है थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। और ये कहती कोई बात नहीं, पहले आपने मेरी हेल्प की और अब मैंने आपकी। तभी देखती है कि ये दोनों भी इस पार्टी में आ गए हैं और ये देखकर विलियम के पीछे छुप जाती है। और विलियम कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है। और ये कहती है मुझे डर इस बात का है कहीं मैं इन्हें चांटा ना मार दूं। और विलियम कहता है अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो तुम मेरे सामने पूरी कर सकती हो, कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। और जैसा कि विलियम सबसे रईस है ये दोनों आकर विलियम से मिलते हैं और पीछे से लीजन से कोई पूछ रहा होता है अगर तुम्हारे छोटे भाई को चोट कैसे लगी। और लीजन कहती है एक बदतमीज लड़की ने अपनी हद पार कर दी। और इसकी बात सुनकर विलियम कहता है कुछ भी बोलने से पहले तुम्हें एक बार सच्चाई का पता लगा लेना चाहिए, हो सकता है गलती तुम्हारे भाई की हो। और विलियम तो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन लीज इससे पंगा नहीं ले सकती क्योंकि ये जानती है ऐसा करने से ये लोग मिट्टी में मिल जाएंगे। और विलियम की बातें सुनकर विलियम के पीछे छुपी रोजी विलियम की तारीफ कर रही होती है, ये तो सच में बहुत ही अच्छे इंसान है। और अब जून की नजर रोजी पर जाती है और रोजी सामने आ जाती है और रोजी को देखकर लीजन कहने लगती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो पुलिस स्टेशन में होना चाहिए। और विलियम कहता है इसे पुलिस स्टेशन में क्यों होना चाहिए, वहां पर तुम्हारे भाई को होना चाहिए। और लीजन विलियम के सामने रोजी को इंसल्ट करने की कोशिश करती है और उससे कहने लगती है एक्चुअल में ये एक अनाथ है और जून की असिस्टेंट थी और जून मेरा बॉयफ्रेंड है। और इसकी बात सुनकर विलियम कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर गूज उनको ठंडी चाय पसंद है। और जून विलियम से तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन रोजी के पास अगर इससे कहने लगता है रोजी मेरे पास आओ। और विलियम इससे कहता है वो तुम्हारे पास या तुम्हारे साथ क्यों आएगी। और रोजी कहती है मिस्टर गूजून अब तुम्हें देखकर मुझे सिर्फ वॉमिट आती है। और विलियम रोजी को पार्टी में से बाहर ले जाने लगता है और ये इंसान जो खुद अपने स्वार्थ के लिए कहीं और मुंह मार रहा है, रोजी का किसी और के समझाना इसको पसंद नहीं। और किसी अगर कह रहा होता है अब तुम्हें पता चलेगा कि मुझे परेशान करने का अंजाम क्या होता है। और अब रोजी को अपने टीचर से पता चलता है कि जून इनके कॉलेज आया था डीन से बात करने के लिए। और पूरा पूरा प्रोसेस ये है कि विदेश में पढ़ाई के लिए रोजी ने जो सीट अपनी मेहनत से पाई है, ये लोग पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं वो सीट लीजिन की चचेरी बहन को मिल जाए और पैसों के दम पर वो लोग ऐसा कर सकते हैं। और अब तो रोजी गुस्से से बुरी तरीके से भर जाती है और जून इससे कहता है आजकल तुम्हें कुछ ज्यादा ही गुस्सा आने लगा है। लेकिन रोजी के अंदर तो जैसे किसी और की आत्मा ही घुस गई है, सबसे पहले इसके गाल में थप्पड़ देती है
और फिर दूसरा थप्पड़ देने वाली थी, लेकिन जून उसका हाथ पकड़ लेता है और रोजी अपनी लात चला देती है और उसकी दोनों टांगों के बीच में मार देती है। और इसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे इसके वीक पॉइंट पर किसी तकिया ने खा लिया हो। और इससे कहती है, तुम जानते हो मेरे लिए विदेश जाना कितना जरूरी है, मैंने कितनी मेहनत की है, उसके बाद भी तुम मुझे इतना ज्यादा परेशान कर रहे हो। और जून कहता है, बस इतनी छोटी बात के लिए तुमने मुझे मारा। लेकिन रोजी यहीं पर नहीं रुकती, वहीं पड़ी ईंट उठा लेती है। और ऐसा लग रहा था कि जैसे रोजी को काली माता भर आई है। और जून से कह रही होती है, अगर 4 साल पहले तुम बीच में ना आए होते तो भले ही वो लोग मुझे मार देते, लेकिन उन लोगों के मारने से पहले मैं भी एक आध को मार लेती। और रोजी का इतना भयानक रूप देखकर जून कहता है, आखिर विदेश जाना तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और रोजी कहती है, तुम बस इतना समझ लो, मैं अपनी सीट किसी भी हाल में किसी के लिए भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अगर तुम्हारी वजह से मेरी सीट हाथ से निकल गई तो याद रखना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। और जून कहता है, ये तो दिन पर दिन को ज्यादा ही जिद्दी होती जा रही है। और अब दौड़ती भागती लीजिंग जून के पास आती है और उसे कहने लगती है, तुम्हारी उस छोटी सी असिस्टेंट ने पूरे इंटरनेट पे हंगामा मचा रखा है, जिसकी वजह से सभी लोग मेरी चचेरी बहन को बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। वो रात भर से रो रही है, यहाँ तक कि उसने खुद को खत्म करने की भी कोशिश की। तुम कुछ भी करो, कैसे भी करके वो सीट मेरी चचेरी बहन को दिलवाओ। और अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो इस मामले को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं अपने हिसाब से संभाल लूंगी। लेकिन रात में रोजी का भयानक रूप देखने के बाद जून की बोलती एकदम बंद हो गई थी। और इसे चुप देखकर लीन इससे कहती है, तुम इतने चुपचाप क्यों बैठे हो? क्या तुम्हारे दिल में सच में उसके लिए फीलिंग है? और जून कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम इस मामले को अपने हिसाब से ही संभाल लो। और अब लीन रोजी को मिलने के लिए बुलाती है और रोजी इससे मिलने से साफ साफ इनकार कर देती है। और लीजिन इसे ब्लैकमेल करने लगती है, हमारी कंपनी में जितने भी तुम्हारे अनाथ आश्रम के लोग हैं, मैं उन्हें जॉब से निकलवा दूंगी। और अब रोजी इससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उससे पहले उसी पुलिस वाले को फोन करके उसे अपने संग शामिल कर लेती है। और रोजी के हाथ में फोन देखकर लीजिन उससे कहती है, तुम रिकॉर्डिंग करने वाली हो? और रोजी कहती है, ये क्लब तुम्हारी फैमिली का है, अगर मैं रिकॉर्डिंग कर भी लूं तो मैं उसे बाहर नहीं ले जा पाऊंगी। और लीजिन कहती है, तुम तो बहुत ही समझदार हो। और अब उसे धमकाने लगती है, सीट छोड़ दो वरना तो मैं जान से मरवा दूंगी, और तुम्हारी लाश का कहीं कुछ पता नहीं चलेगा। और रोजी कैसी धमका रही होती है। और इसकी बकवास सुनकर रोजी कहती है, अगर तुम्हारा हो गया हो, अब तुम्हें कुछ और नहीं कहना तो मैं चलती हूँ। और लीजिन कहती, ऐसे नहीं, सबसे पहले तुम्हारा फोन छीना जाएगा, उसके बाद तुम्हारी बॉडी की जांच होगी। और रोजी कहती, चिंता मत करो, मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, मैं तो बस सब कुछ लाइव चला रही थी। और अभी तक जहाँ लीजिन इतनी सीधी बन रही थी, अब अपना मुंह छुपाने लगती है और चिल्लाकर अपने आदमी को बुलाकर रोजी का फोन छीनने के लिए बोलती है। और लीजिन का छोटा कमीना भाई भी यहाँ पर मौजूद है और एक बार फिर से रोजी के संग बदसलूकी करने लगता है। लेकिन हमारा हीरो भी हीरोइन को बचाने के लिए आ गया है, और जब ये काम से विदेश जा रहा था तब इसने लाइव शो देख लिया था और अपना सारा काम धाम छोड़कर बिजली की रफ्तार से अपनी हीरोइन को बचाने के लिए यहाँ पर आ जाता है। और आती इसमें एक लात देता है और फिर धैतेरी की मार मार के इसकी हड्डियों का चूरमा बनाने वाला था। लेकिन तभी पीछे से पुलिस भी आ गई थी और कानून को अपने हाथ में लेने से मना कर देती है। और विलियम बहुत ज्यादा पजेसिव होकर रोजी को अपना कोट पहनाते हुए इसे अपनी बाहों में भर लेता है। और अब रोजी फिर से हॉस्पिटल में होती है, हालांकि इस बार कोई जरूरत नहीं थी, इतनी चोट भी नहीं लगी थी। और रोजी के होश में आते ही विलियम्स को डांटने लगता है, आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? क्या सोच कर तुमने सब कुछ किया? तुम्हें क्या लगा था तुम लाइफ शो चलाओगी तो वो लोग तुम्हें छोड़ देंगे? अगर मैं वहां पर टाइम पर नहीं पहुंचता तो तुमने सोचा क्या हो सकता था? और सेक्रेटरी रोजी को बताता है, मिस्टर विलियम काम से विदेश जा रहे थे, आपका लाइव शो देखकर एयरपोर्ट से वापस आई हैं। और रोजी विलियम को समझाने की कोशिश करती है, वहां जाने से पहले मैंने पुलिस वालों से सेटिंग कर ली थी। और अब विलियम इससे कहता है, क्या विदेश में जाकर पढ़ना सच में तुम्हारे लिए इतना जरूरी है? तो फिर ठीक है, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी करने के बाद वो लोग तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। और मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, शादी के बाद तुम पहले जाकर विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो, और तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मेरे बच्चे को भी जन्म देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बस मेरी इतनी शर्त है, जब तुम पढ़ाई पूरी करके विदेश से वापस आओगी तो उसके बाद मेरी कंपनी में काम करोगी। और विलियम की बात सुनकर आज बड़े दिनों बाद रोजी के चेहरे पर मुस्कान आई थी और विलियम की शर्त मान लेती है। और बाढ़ से बाहर आकर विलियम अपने सेक्रेटरी से कह रहा होता है, सारे सबूत इकट्ठे करो, सारे इंतजाम करो, इस बार किसी भी कीमत पर लीजिन हमेशा हमेशा के लिए जेल में जानी चाहिए। और पुलिस ऑफिसर रोजी से मिलने आता है और इसे बताता है, लीजिन के छोटे भाई ने सारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए हैं और शायद इसीलिए लीजिन बच जाएगी और जून ने उसकी जमानत करवा ली है। और अब रोजी पे चढ़ते हुए जून यहाँ पर आता है और जो कुछ भी हुआ है उसके लिए रोजी को ही ब्लेम कर रहा होता है। और पुलिस ऑफिसर कहता है, तुम्हें कुछ भी बोलने से पहले एक बार सच्चाई का पता लगा लेना चाहिए, रोजी एकदम बेकसूर है। और जून इससे कहता है, ये हम दोनों के बीच की बात है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। और इससे पहले बात और बढ़े, रोजी पुलिस वाले को थैंक यू बोलकर इसे शांत करके समझाकर ऐसे भेज देती है। और जून रोजी से कह रहा होता है, जो कुछ ही हुआ है उसमें जीवन की कोई गलती नहीं है और तुम्हारी वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई है, केस वापस ले लो।
और रोजी से कहती है तुम खुद को समझते क्या हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। और जून कहता है मैं सबको समझता हूँ, तुम ये सारा ड्रामा इसलिए कर रही हो ताकि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हो जाऊँ। और इसकी बकवास सुनकर रोजी हंसने लगती है और ऐसा कह रही होती है मैं तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बता दूँ, मुझे पहले ही मिस्टर विलियम ने शादी के लिए प्रपोज कर दिया है। और इससे पहले ये और कुछ बोलता इसकी डार्लिंग का फोन आ जाता है जो फोन पर रो रही होती है और ये उसका पेट बनकर उसको पैम्पर कर रहा होता है। वे भी मत रो, मैं बस तुम्हारे पास ही अभी आ रहा हूँ। और इसके जाते ही रोजी चैन की सांस लेती है, शुक्र है चला गया। और रोजी को इसकी अनाथ आश्रम वाली आंटी का फोन आता है और इसे बताते हैं कोई सालों बाद अपनी खोई बच्ची को ढूंढ रहा है, इसीलिए लड़कियों का DNA टेस्ट करवा रहे हैं, क्या तुम करवाना चाहोगी। लेकिन रोजी साफ साफ मना कर देती है, मुझे अब कोई और झूठी उम्मीद नहीं पालनी, क्योंकि एक बार किसी ने रोजी को अडॉप्ट किया था जब इन लोगों को बच्चा नहीं हो रहा था। लेकिन जब ये औरत प्रेग्नेंट हो जाती है अपने पति से झगड़ा करने लगती है, इसको जहाँ से लेके आई हो वहाँ वापस छोड़ाओ। लेकिन इसका पति मना कर रहा होता है और ये औरत बदतमीजी की सारी हदें पार कर देती है और अपने पति से कह रही होती है इसे तो मिस्ट्री छोड़ने नहीं जा रहे क्योंकि अभी जवान हो गई है। और बहुत ही ज़्यादा हंगामा करने लगती है, सामान को तोड़ने लगती है, यहाँ तक कि सारे घर में मिट्टी का तेल डालकर आग भी लगा देती है। और इन सब चीज़ों और इस तरह के पास्ट की वजह से ही रोजी का मन दुखों से भरा हुआ है और अब बस यही चाहती है कैसे भी करके अपना सपना पूरा करे और अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। और जून का सेक्रेटरी जून को बताता है विलियम रोजी के साथ खड़ा है, इसीलिए अब लीजन के छोटे भाई की जमानत करवाना नामुमकिन है। और किसी अगर जून कहता है अगर पता नहीं क्यों विलियम रोजी की इतनी हेल्प कर रहा है, और जबकि उस इंसान को तो औरतों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, पता करो आखिर इन दोनों का रिश्ता क्या है। और यहाँ विलियम दादाजी से कहता है मैं रोजी से शादी करने वाला हूँ और मैं आपसे परमिशन नहीं मांग रहा बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ। और दादाजी कहते हैं तुम दोनों अभी भी मिले हो और इतनी जल्दी शादी का फैसला कर लिया, और वैसे भी तुम्हारी सगाई बचपन में ही जियांग परिवार की बेटी से हो गई थी, लेकिन उसका किडनैप हो गया। लेकिन जियांग परिवार आज भी उसे ढूंढ रहा है और जब वो मिल जाएगी तब तुम्हारी शादी उसी के साथ होगी। और विलियम कहता है इसका मतलब ये है अब ये चाहते हैं मैं किसी आदमी को घर ले आऊं और आपकी वंश परंपरा का नाश हो जाए। और खिस्साते हुए दादाजी कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें रोजी से ही शादी करनी है तो दो शर्तें हैं, पहली ये उसका कैरेक्टर साफ सुथरा हो और दूसरी ये शादी के बाद जल्द से जल्द मुझे पोते पोतियां चाहिए। और विलियम कहता है हमें बच्चा करने की जल्दी नहीं है क्योंकि वो विदेश जाकर पढ़ना चाहती है। और अब दादाजी विलियम से हर तरीके से हार गए थे और अपना डंडा बजाकर चले जाते हैं। और लीजिन मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए रोजी से कह रही होती है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं थोड़ी इम्पल्सिव हो गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। और रॉब दिखाते हुए जून कहता है जो कुछ ही हुआ उसका ऐसे बहुत ज्यादा पछतावा है, लेकिन इस सब में सारी गलती इसकी नहीं है, तुम भी जिम्मेदार हो, ना तुमने वो लाइफ शो किया होता ना ही सब कुछ होता। रस की बकवास सुनकर रोजी कहती है तो तुम ये कहना चाहते हो मुझे लाइफ शो नहीं करना चाहिए था, ये मुझे जान से मारना चाहती थी तो मैं इसे खुद को जान से मारने देती। और लीजन जून से कहती है मैं रोजी की फीलिंग्स को समझ रही हूँ, बात सिर्फ इतनी सी है हम दोनों शादी करने वाले हैं और अब इसकी भी शादी की उम्र हो गई है, इसीलिए इसे अकेलापन महसूस हो रहा है और चिड़चिड़ी हो गई है, इसीलिए हम अपनी शादी से पहले इसकी शादी करा देंगे। और इसकी बकवास सुनकर रोजी कहती है तो मेरी शादी की चिंता मत करो, अपनी करो। और ऐसे जाने लगती है लेकिन जून इसका हाथ पकड़ लेता है और ऐसा कहने लगता है मैं अपनी कंपनी में एक बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी कर दूंगा और साथ ही साथ में कुछ प्रॉपर्टी भी दूंगा जिससे कि तुम्हारा सारा जीवन आराम से व्यतीत हो जाए। और जून की बकवास सुनकर रोजी कहती है आखिर तुम इतने घिनौने कैसे हो सकते हो। और विलियम भी आ गया था और रोजी से कहने लगता है मुझे एक बात बताओ, तुमने इस घटिया इंसान में ऐसा क्या देखा जो तुम उससे प्यार करने लगी। और फिर रोजी के पास आकर कहता है चलो घर चले। और जून कहता है वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, वो मेरी है। और इसकी बात सुनकर विलियम कहता है अच्छा अगर ये तुम्हारी है तो फिर जो तुम्हारे बगल में खड़ी है वो तुम्हारी कौन है, तुम्हारी मंगेतर या फिर यूं कहे घर तोड़ने वाली। और लीजन कहती है मिस्टर विलियम आपको नहीं पता, यहाँ पर जो भी तमाशा हुआ है उसकी शुरुआत रोजी ने ही की थी। और विलियम इससे कहता है अच्छा तो तुमने क्या किया, पहले पैसों के लिए ज्यादा रईस आदमी की संग शादी करके उसके साथ 4 साल तक रही और जब उससे डिवोर्स हो गया तो फिर से पहले वाले ऑप्शन के पास वापस आ गई। और रोजी कहती है जब मैं छोटी थी तब मुझे जंक फूड खाना पसंद था लेकिन अब मुझे कूड़ा कचरा खाना पसंद नहीं है। और रोजी की बात सुनकर जून चिढ़ जाता है और विलियम रोजी से कहता है चलो घर चले। और आज रोजी बहुत ही ज्यादा खुश है और अपने मन में कह रही होती है आज मुझे पहली बार ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे साथ भी कोई खड़ा होने वाला है। और तिलमिलाते हुए लीजिन जून से कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा क्या क्रिस रोजी ने ऐसा क्या किया है जो मिस्टर विलियम को फंसा लिया। और खिसियाते और फनफनाते हुए जून रोजी से कहता है तुम अपने फैसले पर पछताओगी, ये जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं निभाएगा ना ही तुम्हारी रक्षा करेगा। मगर रोजी इनकी सारी बातों को इग्नोर करके बहुत ज्यादा खुश होकर विलियम के साथ चली जाती है। और अब विलियम का सेक्रेटरी रोजी को कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है और इसे बताता है ये शादी का अनुबंध सिर्फ तब तक है जब तक कि दादाजी का देहांत नहीं हो जाता, लेकिन तलाक के बाद भी ये घर आपका रहेगा और साथ ही साथ रोजी को ढेर सारा पैसा और प्रॉपर्टी भी मिलेगी।
और सेक्रेटरी रोजी को यही बता देता है कि मिस्टर विलियम ये नहीं है। जब वो बहुत छोटे थे तब उनकी पेरेंट्स की डेथ हो गई थी कार एक्सीडेंट में, और उस हादसे की वजह से मिस्टर विलियम के दिमाग पर गहरा असर पड़ा था। तब से वो थोड़े मायूस हो गए हैं और हर चीज से दूर रहते हैं। लेकिन उनके दादाजी उन्हें मजबूर कर रहे हैं शादी करके बच्चा पैदा करने के लिए, और आप दोनों की शादी एक सीक्रेट मैरिज होगी जिसके बारे में दादाजी के अलावा किसी को भी पता नहीं होगा। और अब विलियम रोजी के पास आता है और रोजी इससे कहती है, आपने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है, जरूरत से ज्यादा मुझे दे दिया है, इसीलिए मुझे थोड़ा गिल्टी फील हो रहा है, और आप चाहते हैं तो हम बच्चा कर सकते हैं, चाहे तो टेस्ट बेबी के थ्रू या फिर वैसे। और उसकी बात सुनकर विलियम कहता है, वैसे मतलब, और शर्माते हुए रोजी कहती है, वैसे ही जैसे नॉर्मल कपल करते हैं, आपकी चॉइस है। और इसकी बातें सुनकर विलियम हंस रहा होता है और फिर धीरे धीरे उसके क्लोज आने लगता है, और फिर उसके पास आकर धीरे से कहता है, तुम्हें कौन सा तरीका पसंद है। और रोजी के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी और सांसें रुक गई थी। और फिर विलियम इससे दूर हटते हुए कहता है, अब से तुम मुझे अकेले में सिर्फ विलियम कहकर बुलाओगी, मिस्टर विलियम सिर्फ सबके सामने कहोगी। और अभी हम दोनों को अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए जाना है और उसके बाद हम दादाजी से मिलने जाएंगे, और अगर अभी तुम्हारी कोई डिमांड है तो तुम बता सकती हो। और रोजी कहती है, एक चीज है, मैं जिस अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ वहाँ फंड की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, और अगर उन लोगों को फंड नहीं मिला तो अनाथ आश्रम को गिरा दिया जाएगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आप अभी हेल्प कर देंगे तो बाद में आपके सारे पैसे चुका दूंगी। और विलियम रोजी का हाथ पकड़ के बहुत ही प्यार से अपने पास बैठाता है और ऐसे पैम्पर करते कह रहा होता है, मैं अनाथ आश्रम की हेल्प जरूर करूंगा। और विलियम उसे बहुत ही प्यार से टच कर रहा होता है, और विलियम के टच से रोजी को अपने पास्ट की मेमोरी याद आ जाती है। तब भी विलियम उसके साथ ही था और बिल्कुल इसी तरीके से ऐसे ही प्यार से रोजी को टच किया करता था। और विलियम के टच की वजह से कास्ट की तरह सेम फीलिंग होने से रोजी विलियम से कहने लगती है कि हम दोनों पहले मिल चुके हैं, और सब कुछ जानते हुए अनजान बनकर विलियम इससे कहता है, क्या मतलब। और फिर रोजी बात को आगे नहीं बढ़ाती, और फाइनली ये दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। और मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद रोजी मन में कह रही होती है, जिंदगी भी कितनी अजीब है, मैं बस 2 4 बार ही मिस्टर विलियम से मिली थी और आज मैं उनकी पत्नी हूँ। और विलियम रोजी से कहता है, आज मैं काम पर नहीं जा रहा, आज मैं तुम्हारे साथ घूमने चलूंगा। और फिर रोजी को एक स्ट्रीट की दुकान के पास लेके आता है और रोजी से कहती है, आज का जब भी हम इस तरह की जगह पे आएंगे तो हम मेट्रो से आएंगे, ऐसी जगह पर इतनी बड़ी कार सॉफ्ट लगती है। और विलियम रोजी की हम मिला रहा होता है, और ये दोनों लड़कियां रोजी की क्लासमेट है, और रोजी को इतनी बड़ी गाड़ी से उतरता देख और पैसे वाले आदमी से देखकर गॉसिप पढ़ने लगती हैं, भला इस जैसी लड़की को इतना अमीर कौन मिल गया। और विलियम भी इनकी फालतू बकवास सुनना होता है और फिर रोजी का हाथ पकड़ के ले जाता है और इन दोनों से कहता है, मैं इसका लीगल पति हूँ। और विलियम की बात सुनकर रोजी से कहती है, आपने तो कहा था हमारी शादी एक सीक्रेट है और हम इसके बारे में किसी को नहीं बता सकते। और विलियम कहता है, हमारी शादी एक सीक्रेट है, इस बात से मेरा मतलब ये है, हम इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी को भी नहीं बता सकती। और अब ये दोनों अपना हैप्पी टाइम एंजॉय कर ही रहे होते हैं, तब तक ये दोनों भी मर पड़ती हैं और रोजी का मजाक उड़ाते हुए फिर से इसका वीडियो बनाने लगती हैं। और इन दोनों ने विलियम को नहीं पहचाना है, और रोजी इनसे कहती है, हमें परेशान करना बंद करो, वीडियो को डिलीट करो। और ये दोनों विलियम को भड़का रही होती हैं, तुम इतने ज्यादा हैंडसम हो तो उसके संग क्या कर रहे हो, तुम्हें इसके पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम इसे छोड़कर मेरे साथ ऐड हो जाओ, इसके सारे गंदे वीडियो मैं तुम्हें भेज दूंगी। और विलियम कहता है, बिल्कुल, तुम मुझे इसकी वीडियो भेज दो। और ये दोनों बहुत ही खुशी से 4 साल पहले की वीडियो विलियम को दे देती है, और आज विलियम अपनी आंखों से देखता है कि इन लोगों ने कितनी दरिंदगी के साथ रोजी को परेशान किया था, उसका जीना हराम कर दिया था। और वीडियो को देखकर विलियम उस लड़की से कहता है, तुम तो सच में बहुत ही बड़ी वाली बेवकूफ हो, अपनी ही करने के सबूत आज तक संभाल के रखे हैं। और विलियम की बात सुनकर ये लड़की कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है। और सेक्रेटरी कहता है, मतलब ये है, 4 साल पहले कॉलेज में जो कुछ हुआ था हम उसी के खिलाफ सबूत ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि कोई चल कर आएगा और सबूत हमें खुद दे देगा। और ये दोनों किस्से आकर विलियम और रोजी को धमकाने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन विलियम इन दोनों को इग्नोर करके रोजी को खाना खिलाने ले जाता है। और रोजी बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी और विलियम से पूछने लगती है, हम दोनों की शादी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना, तो फिर आप मेरे से कुछ क्यों कर रहे हैं। और विलियम कहता है, हम दोनों की शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, ये बात हमारे मैरिज सर्टिफिकेट को नहीं पता। अरे दोनों विलियम रोजी को पिटवाने के लिए फोन करके गुंडों को बुला लेती हैं, और रोजी चुपके से जल्दी से पुलिस वालों को फोन कर देती है। अरे मैडम बहुत ही ज्यादा इतराते हुए विलियम को धमकी दे रही होती हैं, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो इस वीडियो को डिलीट कर दो। और रोजी इसे झटकते हुए विलियम से दूर करती है और इसे कहती है, अपने गंदे हाथों से दूर रखो। और विलियम भी इस बात को नोटिस कर रहा होता है कि रोजी किस तरीके से बीच में आकर इसका बचाव कर रही है, और रोजी के झटकने से ये लड़की की तरफ खिसा जाती है और खिसा कर रोजी के ऊपर हाथ उठाने वाली थी, लेकिन रोजी इसका हाथ पकड़ के इसके गाल में जोरदार चांटा कर देती है, और रोजी के हाथ का थप्पड़ खाकर ये और भी ज्यादा तिलमिला जाती है। और ये लड़का रोजी को डंडे से मारने वाला था, लेकिन तभी विलियम इसमें गिला देता है।
और हंगामा और मारपीट आगे बढ़ पाते उससे पहले पुलिस यहाँ पर आ गई थी और इन सबको पकड़ लिया था और इन दोनों का बचाव करने के लिए जून यहाँ पर आ गया था और रोजी से कहता है, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं उसका हल निकालूंगा। छोटी सी बात का बखेड़ा क्यों बना रही हो? और रोजी से कहती है, तुम मेरी परेशानी का हल कैसे निकालोगे, क्योंकि मेरी परेशानी खुद तुम हो। और विलियम कहता है, मेरी पत्नी ने बिल्कुल सही कहा है। और जून कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये मेरी है। और शादी का मेरा सर्टिफिकेट दिखाते हुए विलियम कहता है, ये रहा सबूत, ये मेरी पत्नी है। और विलियम के ऊपर चढ़ते हुए जून कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हारा मकसद क्या है, लेकिन मेरे लोगों से दूर रहो। और विलियम इससे कहता है, ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए, और मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, मेरी पत्नी से दूर रहो। और पुलिस वाला इन दोनों को ले जाने लगता है। और लीजन कहती है, आप इन दोनों को क्यों ले जा रहे हैं? ये दोनों तो छोटी सी मासूम बच्चियां हैं। और पुलिस वाला कहता है, हाँ, 4 साल पहले रोजी के साथ जो कुछ हुआ उस वीडियो में दोनों शामिल है, और इन दोनों बच्चे के साथ तुम्हारा छोटा बच्चा भाई भी शामिल है, जो कि पहले से ही जेल में है, और अब तो उसकी सजा और ज्यादा बढ़ जाएगी। और लीजन रोजी से कहती है, तुम इतनी अकड़ इसलिए दिखा रही हो ना क्योंकि तुम्हें लगता है विलियम तुम्हारे साथ है, लेकिन ऐसे और तुम्हें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, ये तो गे है, और आज नहीं तो कल ही तुम्हें छोड़ देगा। और रोजी ने फिर से लाइफ से चालू कर दिया था और ये फिर से अपने को छुपाने लगती है। और रोजी कहती है, हस्बैंड, ये तुम्हारे बारे में झूठी बात फैला रही है, इसके लिए क्या होना चाहिए? और विलियम कहता है, मैं इसके ऊपर केस कर दूंगा। और रोजी से कहता है, 4 साल पहले जो कुछ हुआ तो उस बात को अभी तक पकड़ कर बैठी हो। और रोजी कहती है, 4 साल पहले जो कुछ हुआ उसकी वजह से मैं एक कान से बहरी हो गई, मेरा एक हाथ फ्रैक्चर है, और इन लोगों ने मुझे इतना ज्यादा परेशान किया, और उस वक्त तुम मेरा उद्धारकर्ता बनकर आए, लेकिन सच्चाई तो ये है, मुझे बचाने के बहाने तुमने मेरे ऊपर दबाव बनाया कि मैं इस बात को आगे ना बढ़ाऊं, लेकिन अब मैं इस बात को बहुत आगे लेके जाऊंगी। और लीजन फिर से वही बात कहती है, विलियम हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, और अभी तुम्हारा संग छोड़ देगा तब तुम्हारा क्या होगा? और विलियम कहता है, तुम बिल्कुल गलत हो, भले ही आगे चलकर मेरा और रोजी का तलाक हो जाए, लेकिन उससे पहले मैं रोजी को उस ऊंचाई पर पहुंचा दूंगा जहां पर तुम लोग उसकी परछाई को भी नहीं छुपाओगे। लेकिन लीजन अभी बाज नहीं आ रही थी और अपना गंदा मुंह खोलकर रोजी के बारे में बकवास की जा रही थी। और अब विलियम उसे इसी की भाषा में जवाब देता है और उसे कहने लगता है, मिस्टर गु, अगर आपने सूरत में देखा क्या है, 4 साल पहले इसने पैसों के लिए किसी और से शादी की, और फिर तलाक के बाद पैसों के लिए किसी की भी रखेल बनने को तैयार है, और एक लड़की के संग तब तक सोएगी तब तक उसके पास पैसा है। और इससे भी ज्यादा बुरी तरीके से लीजन को ऊपर से लेकर नीचे तक उधेड़ के रख देता है। और 4 साल पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार मैं पक्का करूंगा, कोई भी बच नहीं पाएगा। और बिल्लियन के मुंह में जो आ रहा था बोले आ रहा था, और जून की बोलती एकदम बंद हो गई थी, जैसे कि किसी सांप ने उसको सूंघ लिया हो। और अब विलियम रोजी को ले जा रहा होता है और पीछे से लीजन का रोजी के ऊपर भौंकना भी चालू था, और भौंकते भौंकते ये भी कह देती है, रोजी तो एक अनाथ है, और विलियम की सगाई बचपन में ही हो चुकी है। और सगाई की बात सुनकर रोजी से कुछ पूछती, विलियम कहता है, इसे इग्नोर करो, मैं सब संभाल लूंगा। और ये है जियांग परिवार की बड़ी बेटी जियांग ली, और इसी की छोटी बहन के साथ बचपन में विलियम की सगाई हुई थी। और दादाजी से कह रही होती है, विलियम किसी अनाथ लड़की के संग घूम रहा है, जबकि उसकी सगाई बचपन में मेरी बहन के संग हो चुकी है। और दादाजी कहते हैं, तुम्हारी बहन का बचपन में ही किडनैप हो गया था, अगर आज वो होती तो मैं किसी भी कीमत पर इन दोनों को साथ नहीं रहने देता। और ये कहती है, दादाजी, इसका पता चल गया है, मेरे दादाजी ने उसे किसी को लेने के लिए भेजा है, और मेरे दादाजी ये जानना चाहते हैं क्या अभी भी आपके और हमारे परिवार के बीच रिश्ता होगा। और बहुत ज्यादा खुश होती है, दादाजी कहते हैं, बिल्कुल, मैं रोजी और विलियम का तुरंत तलाक करवा दूंगा। और यहाँ मीडिया वालों ने इन्हें घेर लिया था और जो उनसे सवाल कर रहे होते हैं, 4 साल पहले कॉलेज में जो घटना हुई थी उस घटना में आपकी बहन भी शामिल थी, क्या बात सच है? और लीजन सारा का सारा दोष रोजी के ऊपर मर देती है और मीडिया वालों से कहती है, 4 साल पहले जो कुछ हुआ था उस रोजी ने इस बात का पूरा पूरा फायदा उठाया और जून को ब्लैकमेल करके इसे अपने साथ रिश्ता बनाने के लिए मजबूर किया, और 4 साल तक जून के साथ रही। और लीजन की बात सुनकर जून भी शौक हो गया था, लेकिन फिर इसकी हाँ मिला देता है कि लीजन जो कुछ कह रही है वो सब सच है। और यहाँ पर दादाजी भी इस न्यूज को देख रहे होते हैं, और अब तो ये रोजी को और ज्यादा गलत समझ लेते हैं कि रोजी सिर्फ और सिर्फ पैसों की भूखी है, और अभी इन दोनों को कुछ भी नहीं पता। और दादाजी से मिलने जा रहे होते हैं तभी सेक्रेटरी आकर इन्हें न्यूज के बारे में बताता है, और इतनी घटिया न्यूज को देखकर रोजी विलियम से कहती है, ये सब कुछ झूठ है। और विलियम कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और सेक्रेटरी कहता है, अभी तक तो इस न्यूज को दादाजी ने भी देख लिया होगा और वो मैडम को और ज्यादा गलत समझ लेंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके एनिमीज, आपके राइवल्स इस बात का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहेंगे और आपको गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। और विलियम कहता है, मुझे अच्छे से पता है इस सब से बाहर कैसे निकलना है, मैं किसी को भी इस सिचुएशन का गलत फायदा नहीं उठाने दूंगा। और रोजी को दादाजी से मिलवाने के लिए लाता है, और यहाँ पर इसकी आंटी मौजूद होती है और रोजी को देखकर कहने लगती है, ये वही लड़की है ना जिसके कैरेक्टर के बारे में वूजू ने मीडिया के सामने खुलकर बताया है,
और इनकी बात सुनकर विलियम कहता है, आपकी उम्र हो गई है तो आप में इतनी समझ तो होगी ना कि किसी की भी बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते जब तक आपको सच्चाई का खुद पता ना हो। और रोजी भी अपनी सफाई देना चाहती है लेकिन इसकी कौन सुनने वाला है। और बात को टालते हुए दादाजी कहते हैं, अब जबकि तुम दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट ले ही लिया है तो तुम हमारे घर की बहू हो। और अपने आदमी को इशारा करते हैं और इनका आदमी चाय के कप को ऊपर तक भर देता है। और ये चाय रोजी को उठाकर दादाजी को देनी है लेकिन इस कप पे जानबूझ के ऊपर तक गर्म चाय भरी गई है। और रोजी इस कप को उठाकर दादाजी को देना चाहती है लेकिन बेचारी के हाथ जल रहे हैं और ये चीज विलियम भी देख रहा है। लेकिन हाथ जलने के बाद भी रोजी जैसे तैसे कप को उठाकर दादाजी को देने लगती है लेकिन ये बुड्ढा कप लेने को तैयार नहीं था। और विलियम को इन सबकी पशकारी हरकतों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और गर्म चाय का कप रोजी के हाथ से लेकर नीचे रख देता है जिससे कि विलियम के भी हाथ जल जाते हैं। और दादाजी से कह रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि आपको चाय पीने की जरूरत है। और दादाजी कहते हैं, इसे जरा सी तकलीफ हुई तो बर्दाश्त नहीं हुआ। और विलियम कहता, हाँ क्योंकि ये मेरी पत्नी है। और विलियम की आंटी कहती है, सबको पता है इस तरह की लड़कियां सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए अमीरों को फंसाती हैं और हमारा परिवार तो चाइना के डॉक्टर रईसों में से एक है। और विलियम कहता है, हाँ चाची आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि आपने खुद पैसों के लिए मेरे अंकल से शादी की थी इसीलिए आप इस बात को बहुत अच्छे से समझती हैं। और विलियम का जवाब सुनकर आंटी बुरी तरीके से चिढ़ जाती हैं। और अब यहाँ पर जियांग यू और जियांग परिवार के मुखिया आ गए थे और सब इन्हें जियांग दादा कहकर बुलाते हैं। और जियांग दादा बताते हैं, हमारी खोई हुई पोती मिल गई है और जैसे ही डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आएगी हम उसे घर ले आएंगे। और रोजी को देखकर जियांग यू कहती है, तुम तो वही हो ना जिसे 4 सालों तक गुजून ने अपनी रखेल बना के रखा था। और विलियम रोजी से कहता है, इसकी बातों को दिल पर मत लेना क्योंकि ये खुद जियांग परिवार के नाराज बेटे की बेटी है और जो कि झोपड़ी में पली बड़ी है जिसकी वजह से तमीज की थोड़ी कमी है और 2 साल पहले ही जियांग परिवार में आई है। लेकिन अफसोस, इसका और इसके बाप का जियांग परिवार की प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं है। और अपनी वाली परी मैडम किस्से लाती हैं और दादाजी विलियम से कहते हैं, जैसे ही डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी और अगर ये साबित हो गया जियांग नहीं मिल गई है तो मैं उसी वक्त इस लड़की को तलाक देना होगा। और जियांग दादा रोजी को बार बार बहुत ज्यादा गौर से देख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें रोजी बहुत ज्यादा अपनी और जानी पहचानी सी लग रही थी। और अपने दादाजी की बात सुनकर विलियम कहता है, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि रोजी प्रेग्नेंट है। और रोजी प्रेग्नेंट है ये बात सुनकर यहाँ मौजूद सभी लोगों को झटका लग जाता है और सबसे ज्यादा खुद रोजी शॉक्ड हो जाती है, भला मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई। और जानी कहती है, भला प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, तुम दोनों अभी ही मिले हो और प्रेग्नेंट है भी तो ये पहले किसी और मर्द के संग रह रही थी। और जानू की बात पर रोजी कहती है, दादाजी आपको बाहरी लोगों की बात पर भरोसा करने की बजाय अपने पोते पर विश्वास रखना चाहिए। और भले ही मैं अनाथ हूँ, किसी के संग रह रही थी, लेकिन अपने खर्चे उठाने के लिए, अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए मैंने 3-3 नौकरियां की हैं। पैसों के लिए मैं कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रही। और 3 नौकरियों की बात सुनकर तो दादाजी भी शॉक्ड हो जाते हैं, आखिर इसने किया कैसे। और आंटी फिर से अपना गंदा मुंह खोलती हैं और कहने लगती हैं, लगता है तुम्हारा शुगर डैडी बहुत ही ज्यादा कंजूस था जिसकी वजह से तुम्हें 3-3 नौकरियां करनी पड़ी। और विलियम कुछ बोलता रोजी से रोक देती है और आंटी से कहती है, मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करती लेकिन हम दोनों पति पत्नी हैं और पत्नी की बेइज्जती मतलब पति की बेइज्जती। और लू परिवार का सारा बिजनेस अकेले विलियम ही संभाल रहा है, या यूं कहे पूरा का पूरा लू परिवार विलियम पर ही डिपेंड है। तो फिर आप उसी कुएं में पत्थर कैसे फेंक सकती हैं जिसका पानी पीकर ही आपकी प्यास बुझती है। और दादाजी से फिर से कहती है, ये आपको तय करना है, आपको अपने पोते पर भरोसा करना है या फिर भारी लोगों की बातों पर। और रोजी की बातें सुनकर जियांग दादा कहते हैं, मुझे ये लड़की काफी ईमानदार लगती है, ये प्रेग्नेंट है तो पहले बच्चा हो जाने देते हैं उसके बाद हम बात करेंगे। और जियांग ही बुरी तरीके से खिसिया रही होती है और कह रही होती है, विलियम अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। और अब रात में रोजी विलियम से कह रही होती है, आखिर तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो। और विलियम कहता है, वो इसलिए क्योंकि इस वक्त मेरे पास इस सबसे बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, हमारे पास वक्त है, तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो। और उससे पहले रोजी को उसकी बातें समझ में आती, ये रोजी को गोद में उठा लेता है और बहुत ही प्यार से रोजी को किस करता है और कहता है, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करूंगा। लेकिन रोजी कुछ भी नहीं बोलती। और अब ये दोनों बिस्तर में पहुंच जाते हैं और उनका फर्स्ट नाइट रोमांस शुरू हो जाता है और आज रात ही ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और विलियम के इतने क्लोज आकर रोजी बहुत ज्यादा खुश है और मन में कह रही होती है, आज रात पहली बार मुझे इतने सुकून की नींद आई है। और रोजी के टच करने की वजह से विलियम की आंख खुल जाती है और अब विलियम उठकर रोजी को अपनी माँ का कंगन देता है और उसे कहता है, इसे मेरी माँ ने अपनी बहू के लिए छोड़ा था। और रोजी कहती है, मैं इसे नहीं ले सकती। और विलियम कहता है, तुम्हें इसे पहनकर रखना होगा, तभी इन लोगों को पता चलेगा तुम मेरी बीवी हो, इस घर की बहू हो और इस घर की होने वाली मालकिन। और फिर से इन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है और दोबारा से रोजी की परमिशन लेकर विलियम बोरिंग से इंटीमेट हो जाता है। और अब दादाजी जियांग से कहते हैं, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और जियांग ने आज रात वापस आ रही है और उसके स्वागत के लिए तुम्हें वहां पर जाना होगा। लेकिन विलियम नहीं जाना चाहता
और दादाजी इसके संग जबरदस्ती करने लगते हैं। और दादाजी की जिद को देखकर रोजी विलियम से कहती है, हम दोनों का तलाक दादाजी के निधन के बाद होना है। लेकिन दादाजी की आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा है कि अगले 100 साल तक उन्हें कुछ भी नहीं होने वाला। तो फिर हम दोनों तलाक कब लेंगे? और इसकी बात सुनकर विलियम हंसने लगता है और उसके क्लोज आकर उससे कहता है, तुम सच में मुझसे तलाक लेना चाहती हो? और रोजी कहती है, अब मुझे और कुछ नहीं कहना। और जान दादा की खोई पोती घर में आ गई है और दादाजी से कह रहे होते हैं, अब तुम वापस आ गई हो तो अब से इस घर की हर चीज और मेरा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। और दादाजी की बातों सुनकर जानी अपने फादर से कह रही होती है, ये बुढ़ा तो सच में बहुत ज्यादा खराब है। इसकी पोती आ गई है तो सब कुछ इसी को दे देगा, हमें कुछ भी नहीं देगा। और हमने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया। उसका फादर कहता है, चिंता मत करो, अंत में सब कुछ हमें को मिलना है, क्योंकि ये लड़की असली जांगनिक नहीं है, इन दोनों का ही बिछाया हुआ जाल है। और असली जांगनिक के गायब होने के पीछे इन दोनों का ही हाथ है। और अब विलियम के दादाजी भी यहाँ पर आ गए थे और इस लड़की को इतना ट्रेन किया गया है कि ये विलियम के दादाजी को ही पहचानती है। और विलियम के दादाजी से कह रहे होते हैं, तुम्हें ढूंढने में हमने जरा सी देर कर दी और इस वजह से कोई दूसरी लड़की मेरे घर में आ गई। और जानी कहती है, वो लड़की झूठी और मक्कार है, सिर्फ पैसों की भूखी है और मुझे पूरा विश्वास है वो प्रेग्नेंट नहीं है, विलियम झूठ बोल रहा है। और नकली जांगने कहती है, अगर ऐसा है तो हॉस्पिटल में जांच करवा कर पता चल सकता है वो प्रेग्नेंट है या फिर नहीं। और दादाजी कहते हैं, अगर प्रेगनेंसी की बात झूठ निकली तो मैं तुरंत विलियम को उससे तलाक लेने के लिए मजबूर कर दूंगा और जान को अपने घर की बहू बनाऊंगा। और अब ये दोनों भी यहाँ पर आ गए थे और ये लड़की विलियम को ही पहचानती है और विलियम से कहता है, यह है रोजी मेरी पत्नी और तुम इसे भाभी कहकर बुलाओगी। और जानियो को जरा भी चैन नहीं है और चक्कर कहने लगती है, विलियम जानिंग तुम्हारी मंगेतर है। और विलियम कहता है, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है तो जाकर डॉक्टर को दिखाओ। और दादाजी कहते हैं, जांग ने कुछ भी गलत नहीं कहा, भविष्य में जांग नहीं तुम्हारी पत्नी बनेगी और जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी। और विलियम कहता है, दादाजी दुनिया जाने कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन आप अब भी पुराने ख्यालों में अटके हुए हैं। लेकिन हमारे देश का कानून एक पत्नी के होते हुए हमें दूसरी पत्नी को रखने की परमिशन नहीं देता। और जांग दादा ने इन दोनों को भी यहाँ पर बुलाया है और जांग ने इन दोनों से मिलवाता है। और जांग ने कहती है, ये तो वही है ना जिनके साथ रोजी 4 साल तक रही। और लीजिन कहती है, रोजी खुद ही पैसों के लिए गुदून के पीछे पड़ी थी। और रोजी कहती है, मिस्टर गुदून, आपकी मंगेतर का कहना है कि आप मेरे शुगर डैडी थे, तो बताइए आपने मेरे ऊपर कितना खर्चा किया था? आपके पास उसका कोई सबूत तो होगा। लेकिन जून के पास कोई भी जवाब नहीं होता। और रोजी कहती है, सच्चाई तो ये है, हमारा रिश्ता गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का था, लेकिन अपने विदेशी पति से तलाक लेने के बाद मिस लीजन हमारे रिश्ते के बीच में आ गई। और जून रोजी से कहता है, मैं तो बाद में समझा दूंगा। और रोजी कहती है, आपके और मेरे भी समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके साथ आपकी मंगेतर खड़ी है और मेरे साथ मेरे पति। और बहस बढ़ती ही जा रही थी और सबकी बात को काटते हुए जान दादा कहते हैं, बस बहुत हो गया, खाना ठंडा हो रहा है। और दादाजी जियांग को लाल लिफाफा देते हुए कह रहे होते हैं, ये मेरी होने वाली बहू के लिए है। और विलियम दादाजी से कहता है, दादाजी थोड़ी शर्म करें, इस उम्र में आप दूसरी शादी करेंगे, कहीं इस बात से दादी गुस्सा ना हो जाए और रात को आपके सपने में आकर आपको परेशान ना करने लगे। और विलियम की बात सुनकर दादाजी भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं, नालायक मत जान से मार दूंगा। और विलियम कहता है, दादाजी मैंने गलत क्या बोला, हमारे हिंदू परिवार में केवल 2 मर्द हैं, एक आप और दूसरा मैं, लेकिन मेरी शादी तो पहले हो चुकी है। और आपने जियांग को लाल लिफाफा दिया, मेरी पत्नी हमारे खानदान के वारिस को जन्म देने वाली है, तो इसका लाल लिफाफा कहाँ है? और दादाजी के पास रोजी के लिए दूसरा लाल लिफाफा नहीं होता, इसीलिए रोजी को 1 मिलियन का चेक दे देते हैं और कहते हैं, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है और गुस्से से मेरा पेट भर गया, मुझे खाना नहीं खाना, और उठकर चले जाते हैं। और फिर जियांग दादा विलियम से कहते हैं, तुम्हारे दादाजी दिल के मरीज हैं, जाओ जाकर उनसे बात करो। और जियांग दादा के बोलने पर विलियम दादाजी के पीछे चला जाता है और अब बेचारी रोजी अंजलियों के बीच अकेले फंस गई थी। और जियांग फिर से अपना गंदा मुंह खोलती है और उसकी बात को इग्नोर करते हुए रोजी से कहती है, क्या तुम्हें पता है ब्रेसलेट की कीमत क्या है? और इस ब्रेसलेट को देखकर लीजन एकदम से चर्चा चल पड़ती है, क्योंकि इस ब्रेसलेट की कीमत 500 मिलियन है और इसे यही पता है कि यह ब्रेसलेट सिर्फ उसी के पास होता है जो लू परिवार की मालकिन होती है। और रोजी को भी अभी अभी इस ब्रेसलेट की असली कीमत पता चली है और चलते हुए जांग रोजी से कहती है, इस ब्रेसलेट को संभाल कर रखना, आज नहीं तो कल विलियम से मेरी शादी होगी और उस ब्रेसलेट पर मेरा अधिकार है। और उस बेचारी को तो रोजी के हाथ में कंगन देखकर रोना ही आ गया था और इसके मजे लेते हुए रोजी से कहती है, तुम्हें कंगन चाहिए ना, तो जाओ जाकर सो जाओ और फिर सपने देखना, सपने में तुम जो चाहती हो तो मिल जाएगा। और जून जबरदस्ती रोजी का हाथ पकड़ के इसको बात करने के साइड में ले जाता है। और यहाँ विलियम दादाजी से कह रहा होता है, इतने सालों से हम जानने को ढूंढ रहे हैं लेकिन वो नहीं मिली और अचानक से अपने आप मिल गई, क्या आपको पूरा विश्वास है ये आपकी पोती है? और दादाजी कहते हैं, डीएनए टेस्ट पॉजिटिव आया है, इसलिए मुझे विश्वास है। और विलियम कहता है, दादाजी मैं आपके फैसले की इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर आपकी परमिशन हो तो मैं एक बार खुद से सीक्रेटली पता करना चाहता हूँ कि ये सच में आपकी पोती है या फिर आपके किसी दुश्मन की चाल।
और दादाजी विलियम को परमिशन दे देते हैं और फिर इससे पूछते हैं, आज तक तुमने किसी भी लड़की को डेट नहीं किया और अचानक से शादी कर ली। और विलियम कहता है, मैं उसे काफी साल पहले से ही जानता हूँ और इतने सालों से उसी को ढूंढ रहा था और जब मुझे मिल गई तो मैंने उससे शादी कर ली। और राजू रोजी को साइड बनाकर कह रहा होता है, अगर तुम सच्चे प्रेग्नेंट हो तो तुम दोनों तो अभी ही मिले हो, कहीं ऐसा तो नहीं ये बच्चा मेरा है। और रोजी से कहती है, तुम्हें सच में लगता है तुम्हें बाप बनने का दम है? और जो रोजी से फिर से वही सारी बातें करने लगता है। मिलियन तुम्हें ढाल के रूप में यूज कर रहा है जिससे कि वह बचपन में तय हुई शादी से बच सके और वो तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देगा। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ ये बच्चा किसी का भी हो मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा। और रोजी कहती है, वो मुझे साल का 60 मिलियन दे रहा है और इस कंगन की कीमत तो तुम अपने मंगेतर के मुंह से सुन चुके हो। और जब तुमने कभी मुझे इस तरह की कोई महंगी चीज दी है तो तुम ये कह रहे हो कि वो मेरे साथ गलत करेगा। और 60 मिलियन सुन पर तो फिजूल की बोलती बंद हो गई थी और फिर कहने लगता है, मैंने तुम्हें आज तक इस तरह की महंगी चीजें इसलिए नहीं दी क्योंकि मुझे लगा था तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी और तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ा रहा हूँ। लेकिन क्या सिर्फ मेरा तुम्हारे साथ होना तुम्हारे लिए काफी नहीं था? और रोजी कहती है, अगर तुम मेरे साथ थे तो मैं भी तुम्हारे साथ थी। और तुमने अभी भी कहा कि तुम इस बच्चे को एक्सेप्ट करोगे कैसे? सबको पता है कि लीजन तुम्हारी मंगेतर है और बहुत जल्द तुम दोनों शादी करने वाले हो। और यूनिस से कहता है, अगर मैं लीजन से शादी ना करूँ तो मेरे पास वापस आ जाओगी। तभी लीजन भी यहाँ पर आ गई थी और रोजी के ऊपर चिल्लाने लगती है, तुम शादीशुदा हो उसके बाद भी मेरे मंगेतर को बहकाने की कोशिश कर रही हो। और रोजी से कहती है, तुम्हारे मंगेतर ने अभी अभी मुझसे कहा कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता और मैं उसके पास वापस आ जाऊं। और एक कमीना फिर से अपनी भाषा बदल लेता है और कहने लगता है, रोजी तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ लेकिन पहले मुझे जीवन से शादी करनी होगी। और रोजी से कहती है, सच तो ये है ना ही तुम मुझसे प्यार करते हो ना ही इससे, तुम सिर्फ अपने आप से प्यार करते हो और अपने स्वार्थ से। और विलियम भी यहाँ पर आ गया था और दादाजी से जाने की परमिशन मांग रहा होता है। और रोजी को देखकर दादाजी मन में कहते हैं, पता नहीं क्यों इसे देखकर बार बार मुझे अपनी बचपन वाली पोती जागने की याद आती है, इसका चेहरा हूबहू उससे मिलता है। और रोजी बैठकर अपनी डेट देख रही होती है और विलियम से कहती है, शायद आज प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। और रोजी की ये बात सुनकर विलियम इसे बहुत ही रोमांटिक तरीके से अपनी बाहों में भरते हुए प्यार करने लगता है। और अब सोते हुए रोजी को सपना आता है और सपने में ये अपनी अतीत की यादें देखती है जहाँ विलियम इससे कह रहा होता है, मैं वापस आकर तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करवा दूंगा। और रोजी से कहती है, जब मेरी आंखें एकदम ठीक हो जाएंगी तब मैं सबसे पहले आपको देखना चाहती हूँ और क्या आप मुझे अपने साथ रखेंगे, मैं आपके सारे काम कर दूंगी। और विलियम कहता है, मैं कुछ सालों के लिए पढ़ाई के लिए विदेश जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस आकर तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। और विलियम की बात सुनकर रोजी का दिल टूट जाता है और उदास होकर कहने लगती है, आपने मुझसे झूठ बोला, मेरी आंखें कभी ठीक नहीं होंगी, मैं हमेशा के लिए अंधी हो जाऊंगी। आप भी मेरे गोद लिए हुए माता पिता की तरह मुझे पसंद नहीं करते। और विलियम कहता है, मेरा विश्वास करो, मेरा इंतजार करना, मैं वापस जरूर आऊंगा। और अब कह रहा होता है, रोजी मैं वापस आ गया हूँ और अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और अब रात में रोजी की आंख खुल जाती है और सोते हुए विलियम को सेड्यूस कर रही होती है और विलियम की भी आंख खुल जाती है और उसमें जोश आ जाता है और रोजी से रोमांटिक बातें करने लगता है। और इसकी बातें सुनकर रोजी कहती है, हमारी शादी तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना, तो फिर ये सब क्यों? और विलियम कहता है, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। और रोजी कहती है, मुझे विश्वास नहीं है, आप मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। और विलियम कहता है, नहीं, मैं कभी भी किसी को नहीं बहलाता, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। और अब विलियम काम के सिलसिले में विदेश चला गया था और ये सारे के सारे यहाँ पर आतंक के थे जिससे कि ये जांच करवा सके कि रोजी सच में प्रेग्नेंट है या फिर नहीं, और अगर प्रेग्नेंट है तो ये बच्चा किसका है। लेकिन रोजी किसी के भी कहने पर टेस्ट करवाने को तैयार नहीं थी और ये लोग जबरदस्ती रोजी को पकड़ के ले जाते हैं प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाने के लिए। और यहाँ जियांग दादा को मेडिसिन खाने के लिए दी जाती है और दादा ही मेडिसिन खा लेते हैं और जैसे ही आदमी यहाँ से जाता है जियांग दादा तुरंत मेडिसिन को मुंह से निकाल लेते हैं। और विलियम भी यहीं पर छुपा हुआ है और उसने पता लगा लिया है कि जियांग नहीं असली जियांग नहीं है और दादाजी को बता रहा होता है और अभी ये दोनों इस बात को सीक्रेट रखने वाले हैं। और साथ ही साथ जियांग दादा विलियम को मेडिसिन भी जांच करवाने के लिए दे देते हैं। और यहाँ ये सभी लोग बहुत ज्यादा बेसब्री से प्रेगनेंसी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और अब रिपोर्ट आ गई है और खुशकिस्मती से रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और रोजी प्रेग्नेंट है। तब इन दोनों की सारी प्लानिंग फ्लॉप होती है लेकिन अभी बच्चा बहुत कम दिन का है इसीलिए अभी इस बार की जांच नहीं हो सकती कि आखिर ये बच्चा किसका है। और जियांग ये फिर से चाचा करने लगती है और रोजी कहती है, तुम दोनों ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है, मैं तुम दोनों के ऊपर मानहानि का केस करूंगी। और अब दादाजी यहाँ से चले गए थे और नकली जियांग ने बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है और रोजी बहुत ज्यादा खुश होती है और इतराते हुए कह रही होती है, अब तो मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझसे पंगा लेने की सोचना ही मत। और जियांग ने इसकी पनाह खाने लगती है और रोजी कहती है, सोचना ही मत, ये हॉस्पिटल है, एक पब्लिक प्लेस, मैं पुलिस को बुला सकती हूँ। और एक बात याद रखना, मेरे पेट में जो बच्चा है वो लू परिवार का है यानी कि लू विलियम का। और इसे हर्ट करने का मतलब है लू विलियम को हर्ट करना। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है
कि तुम विलियम का गुस्सा झेल सको। और अब रोजी को विलियम का फोन आता है और उसे बता देती है, अब मैं सच में प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। और ये बात सुनकर विलियम दौड़ते भागते रोजी से मिलने हॉस्पिटल आता है और वो अति बेताबी के साथ अपनी पत्नी को गले लगा लेता है। और रोजी थोड़ा झिझकते हुए विलियम से कहती है, अगर दादा इज्जत करेंगे तो तुम सच में मुझसे तलाक ले लोगे। और विलियम कहता है, तुम बस इतना समझ लो, इस बच्चे को बहाना बनाकर मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और रोजी कहती है, लेकिन हमारी शादी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। और विलियम कहता है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए एक ऑप्शन है, अगर तुम्हारे दिल में आज भी वजूद के लिए फीलिंग है। और रोजी कहती है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते। और इमोशनल होते हुए विलियम कहता है, बात सिर्फ इतनी सी है, तुम मुझे बिल्कुल ही भूल गई हो। और इतना बोलकर फिर से रोजी को पहले की तरह टच करता है और उसके एक टच से ही अब रोजी इसे अच्छे से पहचान गई थी कि ये वही इंसान है जिसे 10 साल पहले रोजी को आग में से बचाया था। और विलियम इससे कहता है, हम दोनों फिर से एक दूसरे से मिलते हैं, मैं वही इंसान हूँ जिसने तुम्हें तुम्हारे गोद लिए हुए माता पिता के घर से आग में से बचाया था। और रोजी विलियम की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन फिर खुद को रोक लेती है और उसे कहने लगती है, लेकिन आपने मुझे छोड़ दिया था। और आगे बढ़कर विलियम उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है, मेरी मजबूरी थी, दादाजी ने मेरे सामने शर्त रख दी थी, अगर मैं विदेश पढ़ने के लिए जाऊंगा तो वो तुम्हारे इलाज का सारा खर्चा उठाएंगे, तुम्हारी आंखें ठीक करवा देंगे। और जब रोजी की गोद में हुई माँ ने घर में आग लगाई थी, तब रोजी उन्हें बचाने के लिए घर के अंदर गई, लेकिन वो दोनों पति पत्नी रोजी को ही घर के अंदर छोड़कर बाहर निकल आते हैं। और जहरीले धुएं की वजह से रोजी की आंखों की रोशनी चली गई थी। और विलियम और उसके दादा दोनों ही जिद्दी हैं, इस वजह से इन दोनों की कभी नहीं बनी। और अब विलियम ने रोजी को सारी सच्चाई बता दी थी और इसे ये भी बताता है, मैंने तुम्हारे गोद लिए हुए माता पिता को कुछ पैसे दिए थे और कहा था कि तुम्हारा ख्याल रखें और तुम्हें घर से ना निकाले, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने तुम्हें वापस अनाथ आश्रम भेज दिया। और रोजी कहती है, नहीं, अनाथ आश्रम वापस जाना मेरी अपनी मर्जी थी, और जब तुम मुझे शुरू से ही पहचान गए थे तो तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों करवाया। और विलियम कहता है, जब मैं वापस आया तो मैंने तुम्हें गुलजुन के साथ देखा और वो घटिया इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बस उसी गुस्से की वजह से मैंने ऐसा किया, लेकिन अब तो तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी ना। और रोजी कहती है, हाँ। और विलियम कहता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दो। और रोजी कहती है, कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ने के बाद उसमें जो कुछ भी लिखा है वो मुझे मिलेगा ना। और इसकी बात सुनकर विलियम हंसने लगता है और उसे कहने लगता है, लालची लड़की, तुम्हें नहीं पता मिसेस लू विलियम होने का मतलब क्या है। और यहाँ जियांग दादा का बटलर मुर्गा बनके बैठा हुआ था और इसके ऊपर ढंग से झाड़ पड़ रही होती है क्योंकि दवाई की जांच की रिपोर्ट आ गई है, इसे दवाई बदल दी थी। अरुण भाई साहब के जेल जाने की नौबत आ गई है और अब ये बता देते हैं, जहांगीर और उसके फादर के कहने पर इन्होंने दवा बदली थी। और इन तीनों का प्लान है, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सारी प्रॉपर्टी जहांगीर के नाम पर आ जाएगी, वैसे ही आपको खत्म कर देंगे। और दादाजी को चिंता हो जाती है, कहीं इन तीनों ने मिलकर पहले ही असली जहांगीर को खत्म तो नहीं कर दिया। और जांग दादा को रोजी की याद आ जाती है और कहने लगते हैं, शायद मुझे मेरी पोती मिल गई है। और दादाजी कहते हैं, क्या कहा। और जांग दादा कहते हैं, कुछ भी नहीं, मैं बस तुझसे इतना कह रहा हूँ, अपनी पोती बहू का ध्यान रखा कर, वो तेरे खानदान के वारिस को जन्म देने वाली है और अब तो बूढ़ा हो गया है और इस उम्र में इतना जिद्दी होना अच्छा नहीं होता। लेकिन बूढ़े के दिमाग में जांग दादा की बात नहीं घुसती, अभी भी रोजी के खिलाफ अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। और जांग दादा अपने आदमी से कहते हैं, जाओ जाकर विलियम से मिलो और इससे कहो रोजी का और मेरा ब्लड टेस्ट करवाए। और यहाँ जून फिर से रोजी को परेशान करने चला आता है और कहने लगता है, रोजी सच बताओ, तुम प्रेग्नेंट हो, ये बच्चा मेरा ही है ना। और विलियम इसके मुंह में एक मुक्का देता है और कहता है, थोड़ी शर्म करो और मेरी पत्नी को परेशान करना बंद करो, वरना मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। अर्जुन कहता है, पिछले 4 सालों में इसने सिर्फ मुझसे प्यार किया है और ये सिर्फ तुम्हारे साथ इसलिए है ताकि मुझे जलस कर सके। और रोजी से कहता है, तुम अपना केस वापस ले लो, मैं तुमसे शादी करने के बारे में सोचूंगा। और रोजी कहती है, 4 साल पहले तुमने मुझे बचाने का नाटक किया और मैं तुम्हारे झांसे में आ गई, लेकिन अब मेरा दिमाग बिल्कुल ठिकाने पर है और विलियम के साथ अगर मुझे एहसास हुआ है कि सच्चा प्यार क्या होता है। अर्जुन कहता है, तुम मुझे ब्लेम कर रही हो, तुम अच्छे तरीके से जानती हो मेरी जिंदगी और विलियम की जिंदगी में बहुत फर्क है। विलियम अपने खानदान की इकलौती संतान है और मेरे बहुत सारे अनाथ भाई बहन हैं और बस इस इंतजार में है कि प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए मुझ पर झपट पड़े, इसीलिए मजबूरी में मुझे विलियम से शादी करनी पड़ेगी। और रोजी कहती है, मैं तुम्हें दोस्त नहीं दे रही क्योंकि तुम तो इसके भी लायक नहीं हो और तुम्हारी और विलियम की कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ विलियम के सामने चाहे कितनी बड़ी परेशानी आ जाए, ये हमेशा मुझे ही चलेगा। और अब मुझे एहसास हुआ है, बचपन से लेकर आज तक मैंने जिसे पसंद किया है, जिसे प्यार किया है, वो विलियम है। और रोजी की बात सुनकर जून कहता है, बकवास, आखिर तुम दोनों एक दूसरे को जानते ही कितना हो। और विलियम कहता है, हम दोनों एक दूसरे को तब से जानते हैं जब से कि तुम सोच भी नहीं सकते, और अब तुम बस इतना समझ लो, ये मेरी लीगल पत्नी है, इसीलिए मेरी पत्नी को परेशान करना बंद करो और इससे दूर रहो और जाकर जरा अपनी मंगेतर पर नजर रखो, वो कुछ ज्यादा ही महत्वाकांक्षी है और शायद इसीलिए एक वक्त पर एक आदमी उसके लिए काफी नहीं है।
तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बाप के दूसरे नाराज बेटे को भी बहला रही है। और अभी भाई साहब अपना लटका हुआ मुंह लेकर अपने ऑफिस पहुंचते हैं, जहां पर डीजन पहले से बैठी हुई थी और जून को देखती इसके ऊपर चढ़ने लगती है। तो वो रोनी से मिलने गए थे, और अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग है तो हम इस शादी को कैंसिल कर देते हैं। अर्जुन कह देता है कर दो। अर्जुन का जवाब सुनकर लीन को झटका लग जाता है और उससे कहने लगती है तुम्हें क्या कह रहे हो। अर्जुन कहता है वही जो तुमने सुना, और जाकर मेरे नाराज भाई से शादी कर सकती हो। और लीजिन अपनी सफाइयां देना शुरू कर देती है, किसी की बात पर विश्वास मत करो। अर्जुन इसकी करने के सबूत इसके ऊपर फेंक देता है। और अब इसे इसके फादर का ही फोन आ जाता है, और फोन पे इससे कह रहे होते हैं आखिर तुमने किया क्या है जिसकी वजह से मिस्टर लू और मिस्टर गू दोनों ही हमारे साथ बिजनेस के संबंध खत्म करना चाहते हैं। और तुमने जो भी किया है अपनी गलती जल्दी जल्दी सुधार लो, वरना मैं तुम्हें ली परिवार से बाहर निकाल दूंगा। और अब लीजिन जून से बेग करने लगती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, एक मौका दे दो। और इसे झटकते हुए जून कहता है मैं अंधा था, जो तुझ जैसी आवारा के लिए मैंने अपनी रोजी को हट किया। और विलियम जैंग दादा के बोलने पर उनका और रोजी का डीएनए टेस्ट करवाने वाला है, लेकिन अभी इस बारे में रोजी को कुछ भी नहीं बता रहा, क्योंकि ये नहीं चाहता अगर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई तो रोजी फिर से दुखी हो जाए। और बात ही बात में से पूछने लगता है क्या तुम अपने सगे माता पिता को ढूंढना चाहती हो। और रोजी कहती है नहीं, अगर उन्हें मेरी जरूरत होती तब मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ते क्यों। और अब मैं कोई झूठी उम्मीद पालकर दुखी नहीं होना चाहती। और विलियम रोजी को रेगुलर टेस्ट के लिए हॉस्पिटल लेके आता है, और सेक्रेटरी आकर विलियम को बताता है टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैडम जियांग दादा की ही पोती है। लेकिन अभी विलियम रोजी को कुछ भी नहीं बताता। और जियांग दादा ने पार्टी दी है ताकि अपनी खोई हुई पोती से सबको मिलवा सकें। और ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं ये सोचकर कि अब ये लोग अपने प्लान में पूरी तरह से कामयाब हो जाएंगे। और अब यहाँ पर विलियम और रोजी भी आ गए थे, और सिर्फ विलियम विलियम का सेक्रेटरी और दादाजी ही सच्चाई जानते हैं कि असली पोती कौन है। और अब रोजी को अपने पास बुला रहे होते हैं, और रोजी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दादाजी से क्यों बुला रहे हैं। और विलियम के कहने पर रोजी दादाजी के पास जाती है, और दादाजी सबके सामने अनाउंस कर देते हैं 23 साल पहले जो मेरी पोती खो गई थी वो मुझे मिल गई है, और वो कोई और नहीं बल्कि रोजी है। और ये बात सुनकर तो सबको झटका सा लग जाता है, यहाँ तक कि रोजी भी शौक हो जाती है। और ये सब के सब दादाजी से कहने लगते हैं दादाजी आपको कोई गलतफहमी हो रही है, आपकी पोती रोजी नहीं बल्कि ये है। और अब बटलर भी आ गया था और इन लोगों को बता देता है मालिक को सच्चाई का पता पहले ही चल गया है। और अब तो जैसे इन लोगों के पैरों को नीचे से जमीन निकल गई थी, और पुलिस वाले भी आ गए थे। और 23 साल पहले रोजी की पेरेंट्स की हत्या भी इन्होंने ही करवाई थी, और रोजी को गायब करवा दिया था, और दादाजी की भी जान लेने की कोशिश की। और अब सारे गुनाहों के जुर्म में पुलिस उनको पकड़ के ले जाती है, और जहांगीर दादाजी को सफाइयां देने की कोशिश करती है। और दादाजी कहते हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारे पिता के गुनाहों में, तुम बराबर से शामिल हो। और अब अपना बचाव करते हुए ये लड़की सारा ब्लेम जहांगीर के ऊपर लगाने लगती है, और दादाजी अपने आदमी से बोलकर इन दोनों को घर से बाहर निकलवा देते हैं। और रोज ही अब तक शौक में है कि आखिर यहाँ हुआ क्या। और दादाजी भी जंग दादा से कह रहे होते हैं तुझे कोई गलतफहमी हुई है। और जंग दादा दादाजी को रिपोर्ट दिखा देते हैं, और रिपोर्ट देखकर दादाजी अपने पोते से कहते हैं नालायक तू सब कुछ पहले से ही जानता था और तूने मुझे नहीं बताया। और यहाँ से जाने लगते हैं, और विलियम कहता है आप कहाँ जा रहे हैं। और दादाजी कहते हैं तूने मुझे किसी से भी नजरें मिलाने के लायक नहीं छोड़ा, इसीलिए मैं ऐसे जा रहा हूँ। और रोजी विलियम से कहती है आखिर आज चल क्या रहा है। और विलियम कहता है मैं तो सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए तुम्हें पहले कुछ नहीं बताया, तुम अनाथ नहीं हो। और रोजी दादाजी से कहती है आखिर मुझे त्याग क्यों दिया था। और दादाजी कहते हैं तुम्हें त्यागा नहीं था। और इसे समझाते हैं ये सब कुछ मेरे नए बेटे ने किया था। और रोजी कहती है इसका मतलब मैं अनाथ नहीं हूँ, मुझे किसी ने त्यागा नहीं था। और विलियम कहता है नहीं तुम अनाथ नहीं हो, तुम मेरी पत्नी हो और जैंग परिवार की इकलौती वारिस, और बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और अब रोजी खुशी से चलने लगती है और चल चल के बोल रही होती है सुना आप सबने, मैं अनाथ और त्यागी भी नहीं हूँ, मेरा भी परिवार है। और मिस्टर गूजून हर तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि 4 साल पहले जब रोजी को परेशान किया गया था तो उसमें इनकी बहन भी शामिल थी, और उनकी बहन को बचाने के लिए इनके पिताजी ने पुलिस वालों को रिश्वत दी थी, और साथ ही साथ कंपनी के टैक्स को बचाने के लिए कंपनी के रिकॉर्ड में हेराफेरी की। और इन सब जुर्म में पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया है, और इसी की वजह से कंपनी के निवेशक और साझेदार इनसे रिश्ता खत्म कर रहे हैं। और अब दूसरा सेक्रेटरी भी आकर बता देता है जो लड़की जियांगनिंग होने का दावा कर रही थी वो नकली थी, असल में मिस रोजी ही असली जियांगनिंग है, जियांग परिवार की इकलौती वारिस। और ये खबर तो मिस्टर गुजुन के लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग है। और अब खुद को कोस रहे होते हैं लालच में अंधे हो गए, जिसकी वजह से सोने की चिड़िया इनके हाथ से निकल गई। और दौड़ते हाथते लीजन यहाँ पर आती है और दूर से बैक कर रही होती प्लीज मुझे बचा लो, मेरे पिताजी मेरी शादी एक 60 साल की बूढ़े आदमी से करवाना चाहते हैं। और इसे झिटकते हुए जून कहता है जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। और जून की बातें सुनकर लीजन कहती है रोजी ने बिल्कुल सही कहा था, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो और सिर्फ खुद से ही प्यार करते हो। और रोजी को चुपके से देखने के लिए जून यहाँ पर आता है और अपनी आंखों से देख रहा होता है कि रोजी और विलियम एक दूसरे के साथ कितने ज्यादा खुश हैं। और रोजी को ऐसा फील होता है जैसे इन्हें कोई देख रहा है, और विलियम से कहता क्या हुआ।
और रोजी कहती कुछ नहीं। और जून को अपनी करनी पर सिर्फ पछतावा है और कह रहा होता है, मैंने अपने हाथों से ही अपनी खुशियों में आग लगा दी, वरना आज यही पल मैं रोजी के साथ एंजॉय कर रहा होता। और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।